सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार और बड़ी ही प्यारी बात यहाँ पर बोली गई है। बोला गया है जिंदगी में अगर आप लोग कुछ करना है ना, भले ही हालात कितने भी आप लोगों के खिलाफ हो, पर लेकिन अगर वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो आप लोगों को करना चाहिए। व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट एनफ यू डू इट इवन इफ द ओड्स आर नॉट इन योर फेवर। यानी कि ये बात इलोन मस्क साहब के द्वारा बोली गई। कितनी भी टेंशन, कितनी भी परेशानी, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो जिंदगी में, पर लेकिन अगर वो चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और वो चीज जो है उसके बिना आप लोगों की जिंदगी नहीं चल सकती है, तो फिर आप लोगों को उसके लिए काम करना चाहिए। आप लोगों को कभी भी किसी भी हालत में जो है उस चीज को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर लग रहा है कि टाइम पास है, फालतू में कर रहे थे और इसमें करने में मन भी नहीं लगता है और ये तो पता नहीं बस ऐसे ही चल रहा था, तो उसके पीछे टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हमेशा फोकस देना चाहिए। एक और छोटी सी बात यहाँ पर बोलना चाहूंगा। अक्सर जिंदगी में लोग क्या करते हैं, अपनी जो जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको छोड़कर किसी पार्ट टाइम चीज के पीछे लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक तरीके से जॉब करनी है पर लेकिन एक पर्टिकुलर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पर लेकिन सोचते हैं थोड़ा पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, और देखते ही देखते वो पार्ट टाइम जो है पता नहीं कब जो है वो फुल टाइम बन जाती है, और जो फुल टाइम थी वो पार्ट टाइम से भी गायब हो जाती है। तो इस तरीके से जिंदगी में थोड़ा सा बैलेंस बनाकर जरूर रखिएगा, क्योंकि जब इंसान ऐसी चीजें करने लगता है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिलती है, क्योंकि वो चीज वो कर रहा था ओनली टाइम पास के लिए, और वो अब उसके जिंदगी में एक तरीके से उसी के ऊपर आकर टिक गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि जो चीज टाइम पास के लिए की गई थी वो फुल टाइम बन चुकी है, और जो फुल टाइम करना चाहते थे वो जिंदगी में से गायब हो चुकी है। तो अगर कोई ऐसा टाइम आता है तो उसके ऊपर जरूर गौर दीजिएगा, वरना जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम फिर आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को लाइफ में पता होनी चाहिए। आज जो है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए इसके अंदर, आई होप कि आप लोग इनको पसंद करोगे। नॉर्मली जो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को क्विज दिया करता था, उस क्विज को रिप्लेस कर दिया है क्वेश्चंस के साथ में, यानी कि जो भी मैं डिस्कस करूंगा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो जैसे क्विज होते थे 4-5 क्वेश्चन, उसी तरीके से यहाँ पर आप लोग ये आज की डेट में क्वेश्चन रहेंगे बकायदा, जो एग्जाम में डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो उससे आप लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन फॉर्मेशन में रहते हैं, पहले मैं क्या करता था, बस वैसे देता था फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए, तो वो एक पूरा क्वेश्चन भी नहीं होता था। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर एक पूरा क्वेश्चन रहेगा और फिर इनका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को मिलेगा, तो इससे आप लोगों की जो ये डिस्कशन है ये और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों का ये है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग बात करेंगे करंट अकाउंट और इसी के साथ में कैपिटल अकाउंट के बारे में भी। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोड के बारे में बात करूंगा, और ये अलग से क्वेश्चन नहीं है, ये आर्टिकल से भी मैं आज के ही डिस्कशन में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो क्विज की जगह क्वेश्चन रिप्लेस कर दिया है, जिससे कि आप लोगों की प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाए और बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में भी आप लोगों को फायदा देखने को मिले। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पर ये दोनों तरीके के जो स्टूडेंट है उनको फायदा पहुंचाएगा, हिंदी वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो दोनों फॉर्म में रहने वाला है। क्विज जो था वो आप लोग का एक फॉर्म में देखने को मिलता था, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे जो थे परेशान रहते थे, सर क्विज को हिंदी में भी कर दीजिए, तो इससे वो भी टेंशन आप लोग की खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो दोनों फॉर्मेट में रहेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, एक क्वेश्चन और रहेगा आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा। ये जो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इनको आप लोग खुद से एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद में फिर मैं जब आर्टिकल डिस्कस करूंगा वहां पर तो इनके बारे में आप लोगों से बातें करूंगा। तो ये क्वेश्चन है, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है इनके बारे में। बाकी जैसे जैसे आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें आप लोगों के सामने आते चली जाएंगी, और फिर वीडियो के एंड में आप लोग देखिएगा कि आप लोगों ने आर्टिकल्स जो हैं वो कैसे बेसिकली कवर किए हैं, क्या आप लोगों ने ढंग से बिल्कुल एक एक पॉइंट कवर किया है, आप लोग कोई डाउट है या फिर नहीं, वो सारी बातें आप लोग क्लियर करके चलनी है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा ये डिस्कशन रहेगा, तो काफी प्यारा डिस्कशन रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखेगा, सुनकर आप लोगों को मजा आएगा और हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि करंट और स्टैटिक जो है वो कॉम्बिनेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बताना ये ज्यादा बेटर है क्वेश्चन की फॉर्म में जो कि बिल्कुल एग्जाम के फॉर्मेट में हो गया, या फिर वो क्विज ज्यादा बेटर था, आप लोग किसको ज्यादा फेवर करोगे? ठीक है, अगर क्विज ज्यादा बेटर था तो क्यों लिखेगा, क्योंकि देखिए उसमें ज्यादा मेहनत लगती नहीं थी। ठीक है, उसमें तो बस लाइन उठाई और एक लाइन गायब कर दी और चिपका दिया, पर लेकिन अब ये जो क्वेश्चन होंगे ना, इनको बनाने में भी मेहनत लगती है। ठीक है, तो ये और ज्यादा प्रोडक्टिव आप लोगों के सामने यहाँ पर रहेगा, और यही क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बीच बीच में यूपीएससी के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। यानी कि इसी के साथ में आप लोगों को यूपीएससी के भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों का डिस्कशन और ज्यादा उम्दा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा यहाँ पर ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कौन सा देश जो है यहाँ पर, अगर बात करें यहाँ पर इसके बारे में, तो फ्री जो यहाँ पर हमारी कंट्री में फ्री ट्रेड पार्टनरशिप में है। ठीक है, तो आसियान के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी में बेसिकली पेपर से ही ये क्वेश्चन मैंने उठाया। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, तो यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अब डिस्कशन की आप लोग की और ज्यादा है।
तो बताइएगा कि ये वाला ज्यादा बेटर है, अगर ये वाला ज्यादा बेटर है तो इसको बताइएगा, ठीक है। अगर ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है न्यू पैटर्न, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एन न्यू अच्छा लग रहा है, और अगर पुराना अच्छा लग रहा है तो ओ लिख सकते हैं ओल्ड, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा ज्यादा बेटर है और किसको आप लोग चाहते हो फॉलो करके चला जाए। बाकी जैसा आप लोग चाहेंगे वैसे कर दो, क्योंकि मेहनत इसमें ज्यादा लग रही है मुझे, टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है, प्रोडक्टिविटी इसमें ज्यादा आप लोग की आएगी, क्योंकि एग्जाम के जैसे क्वेश्चन ही आप लोगों को मिल जाएंगे। पहले वाले में तो कुछ नहीं था, बस वही था क्विज, और इसी के साथ में आप लोगों को थोड़ा सा न्यूज भी यहाँ पर ज्यादा कवर करूंगा मैं। और सेक्शन 2 में डिवाइड रहेगा, बेसिकली 3 सेक्शन में पूरा आप लोगों का डिस्कशन डिवाइड रहेगा। पहले कुछ लेंथी न्यूज हो जाएंगी, फिर कुछ शॉर्ट न्यूज हो जाएंगी, और फिर बाद में ये आप लोगों के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पूरा एक प्रोडक्टिव सेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बताइएगा आप लोग ये क्या रहे इसके बारे में, बाकी मैं आप लोगों के हिसाब से ये चीजें चेंज करूंगा, टेंशन मत लेना, अपनी तरफ से चीजें थोपूंगा नहीं, क्योंकि कई सारे बच्चों ने ये रिकमेंड किया था मुझे कुछ पहले, तो मुझे लगा अब इसको कर देता हूं, तो उसके पॉइंट ऑफ से हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे है आप लोगों के सामने, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात करें स्पोर्ट के बारे में। देखिए जिंदगी में ना स्पोर्ट अगर आप लोगों की जिंदगी का पार्ट नहीं है तो फिर दिक्कत देखने को मिलती है। स्पोर्ट का मतलब ये नहीं है कि बस आप लोगों को बिल्कुल जाकर ग्राउंड पर बिल्कुल ही दही तोड़नी है, ठीक है। कोई ना कोई स्पोर्ट अपनी जिंदगी का पार्ट बना के रखिए, जिससे कम से कम जिंदगी में आप लोगों की थोड़ी सी हंसी खुशी बनी रहे। कई सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ और भी इंडोर गेम खेलते हैं, कुछ आउटडोर गेम खेलते हैं। जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है टाइम उसके लिए जरूर निकाला करो, एटलीस्ट दिन में 1 से 1.5 घंटा आप लोग उसको दे सकते हो। इससे आप लोगों की जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, ठीक है, और आप लोगों का जो माइंड है वो भी ढंग से काम करेगा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के बारे में बात की जाती है। आप लोगों को पता है आज की डेट में जो दुनिया में जो बड़े बड़े गेम्स होते हैं, जैसे कि अगर बात करें वर्ल्ड कप होते हैं सारे, ठीक है, ओलंपिक्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, इनका बेसिक पर्पज क्या है? इनका बेसिक पर्पज एक तो है डेवलपमेंट, ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो सके और शांति बनी रह सके, क्योंकि वो देश भी यहाँ पर गेम में खेलते हुए नजर आते हैं कई बार, जो कि आपस में बातें तक नहीं करते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कई बार यहाँ पर क्रिकेट के मैच जो होते हैं वो आमने सामने आकर खेलते हैं। वो अलग बात है कि गुस्से में रहते हैं, पर लेकिन ये एक तरीका है कि कम से कम बातें तो कर रहे हैं, वरना कई बार आप लोगों को इनके बीच में बातें भी देखने को नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये पीस का भी काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके कई बार आप लोगों से निबंध भी पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, इसके ऊपर आप लोग लिखिए। क्यों? क्योंकि ओलंपिक भी था, तो अगर निबंध पूछ लिया तो आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा थॉट विचार जरूर दीजिएगा बैठ के एक बार, कि अगर चलिए कल को निबंध अगर पूछ ले कोई आप लोगों से, ऐसे पूछ ले थोड़ा सा लिखने के लिए, या फिर कोई क्वेश्चन ही पूछ ले एग्जाम में लिखने के लिए, तो इसके ऊपर आप लोग क्या लिख पाओगे, तो उसके बारे में थोड़ा विचार दीजिएगा। और जहां जहां पर भी कोई डाउट होता है थोड़ा उसको सर्च भी कीजिए। जो हमने होमवर्क में जो पूरे दिन बेसिकली ये नहीं यूट्यूब पर सोर्स चल रही है, इंस्टाग्राम पर रील्स चल रही है, उनको छोड़कर थोड़ा सा टाइम इसमें भी दोगे तो जिंदगी में प्रोडक्टिविटी निकलती हुई नजर आएगी। टाइम 24 घंटे हर एक इंसान के पास में है। एक इंसान उन्हीं 24 घंटों में झंडे गाड़ रहा है, और एक इंसान उन्हीं 24 घंटों में जो है वो बेसिकली रो रहा है पूरे दिन बैठ के, टाइम नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो मैनेज करना सीखो अपने आप को टाइम के हिसाब से, क्योंकि हर एक इंसान के पास में 24 ही घंटे हैं। ओके, तो बात करते हैं, ये जो डे है ये 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि स्पोर्ट और जो फिजिकल एक्टिविटी है उनका कंट्रीब्यूशन, इसी के साथ में एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पर हेल्दी लाइफस्टाइल, पीसफुल वर्ल्ड, इसमें काफी बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और स्पोर्ट की पावर को बेसिकली दिखाने की कोशिश की जाती है कि क्या पावर है यहाँ पर। तो इसी के चलते जो थीम भी रखी गई है वो रखी गई है कि सिक्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। तो ये अब की बार की थीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। और एक बात और आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए एग्जाम में ना क्वेश्चन हमेशा आप लोगों से किसी भी एरिया में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग अपनी साइड से कोई कसर मत छोड़िए। बाकी आगे जो होता रहता है तो वो तो होता ही है, पर अपनी तरफ से आप लोगों को पूरी एक तरीके से नहीं शानदार दंड लगा के तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो यह है इसके बारे में। तो एक इंपॉर्टेंट डे था जो हम लोगों ने कवर किया। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही थी, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कई सारे वादे भी किए गए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बोला गया था कि 5 साल में आने वाले कि 1 मिलियन के करीब जॉब जो है वो क्रिएट की जाएंगी। तो इसके बारे में भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों से, ठीक है। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर जीएस पेपर 3 के लिए। इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में अगर कोई आप लोगों से बातें करे तो वहां पर भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी हुआ क्या यहाँ पर, हमारी कंट्री और जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी यहाँ पर एक काफी अच्छा एक एग्रीमेंट देखने को मिला, और ये एक काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट यहाँ पर सामने निकल कर आया। बेसिकली एक ऐसा पल था जिसको काफी अच्छे से यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, और उसका रीजन भी ये था, काफी लंबे समय से हम लोग बात भी कर रहे थे इसके ऊपर, ताकि इकोनॉमिक डोर जो है एक दूसरे के लिए ओपन किए जाए। क्योंकि अभी हमारी कंट्री के द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम किया गया, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है यहाँ पर, ये कई सारे एरिया में दोनों मिलकर काम करेंगे। यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जीरो ड्यूटी, यानी कि जीरो ड्यूटी यानी कि कोई भी यहाँ पर बेसिकली उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा।
टू 96% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया, यानी कि हमारा जो व्यापार रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो आप लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलने वाला है। और खासकर जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, ज्वेलरी, और इसी के साथ में यहाँ पर जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, एपरेल और लेदर हो गया। तो ये वो एरिया है जो कि हम लोग को अच्छे से जिसके ऊपर काम करना है। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर सारा एक एक कर चीजें बताऊंगा कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया को क्या बेचने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया हमको क्या बेचने वाले हैं, और इन चीजों को हम लोग कैसे लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में बातें करेंगे। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें टोटल मिलाकर 16 मेंबर होते हैं, उसमें से इंडिया बाहर निकल गया था, और एक बहुत बड़ा रीजन जो था वो वहां पर ऑस्ट्रेलिया भी था। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो हमारे देश में आ जाते और वो बेसिकली फ्लड करने लगते, तो उसके चलते हम लोग उसमें से बाहर निकल गए थे। उस ग्रुप का नाम आप लोगों को बताना है, और उस टाइम पर हम लोगों ने कई सारी बातें रखी थी, और खासकर मैंने आप लोगों से कई सारी बातें उसके बारे में डिस्कस भी की थी। ठीक है, अभी अगर आगे बातें करें यहाँ पर, मैं आप लोगों को डिटेल में कई सारी बातें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड जो ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें अगर बात करें तो हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। आखिर हमारी कंट्री ये साइड से क्या ऑस्ट्रेलिया को जाने वाला है और हमारी कंट्री में क्या ऑस्ट्रेलिया से आने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेसिक पर्पज ये होता है कि एक दूसरी कंट्री में अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है या फिर उससे खरीदना है तो उसके ऊपर टैरिफ वगैरह नहीं लगेंगे, मतलब उसके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, या फिर लगेगा भी तो ना के बराबर लगेगा। मतलब कि आसानी से जो है यहाँ पर प्रोडक्ट आ सके और यहाँ पर कोई भी उसमें बैरियर न रहे, तो इस तरीके से ना के बराबर टैक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यहाँ पर बेसिकली ये रहता है कि व्यापार को एक दूसरे के साथ में बढ़ा जाए। अगर मान लीजिए हमारी कंट्री में बहुत लार्ज स्केल पर कपड़े सिले जाते हैं या फिर लेदर के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो सोचो अगर उन प्रोडक्ट को हम लोग ऑस्ट्रेलिया लेकर जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में ले जाकर हम लोग उन प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो हमारी कंट्री को कितना ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी कंट्री में प्रोडक्ट बन रहे हैं और यहाँ पर उनको हम लोग लेकर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो इससे ये होगा कि हमारी कंट्री में भी यहाँ पर जॉब क्रिएट होगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट और ज्यादा हम लोग को बनाने पड़ेंगे। ऑलरेडी अगर बात करूं मैं आप लोगों से, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इंडिया के द्वारा यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के साथ में साइन किया गया, और अभी एक पाइपलाइन में हम लोग कई सारे ऑलरेडी लेकर चल रहे हैं यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें इजराइल, कनाडा, यूके और यूरोपियन यूनियन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यूएई के साथ में अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया, तो आप लोग देखते हैं बेसिकली यहाँ पर ये हो गया आप लोगों के सामने यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव काफी एक तरीके से डिटेल में हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था, और काफी सारी इसके बारे में मार्केट में बातें भी हो रही थी उस टाइम पर कि इंडिया के साथ में यूएई ने इतना बड़ा एग्रीमेंट यहाँ पर साइन कर लिया कि आने वाले टाइम पे काफी कुछ फायदा इंडिया को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो सारी बातें मैंने आप लोगों से काफी डिटेल में डिस्कस की थी। ठीक है, अभी ये तो इसके साथ में हो गया, और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया किस किस कंट्री के साथ में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर इजराइल के साथ में काम कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आएगा तो आप लोग को इजराइल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इजराइल हो गया, इसी के साथ में कनाडा के साथ में हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा एक सेकेंड, तो यहाँ पर कनाडा आप लोग यहाँ पर देखने को मिल गया, और इसी के साथ में यूरोपियन यूनियन के साथ में हम लोग लगे हुए हैं। अगर यूरोपियन यूनियन के साथ में यहाँ पर कुछ चीजें हो जाती है तो उससे बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिल जाएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यूरोपियन यूनियन में टोटल मिलाकर कितने कंट्री है? 27 देश है। तो सोचो अगर पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ में अगर वो एग्रीमेंट हो जाता है, तो इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो 27 देशों के साथ में हम लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया, तो 27 देशों को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। वो हमारे यहाँ व्यापार करेंगे, हम उनके वहां व्यापार करेंगे, तो काफी कुछ डेवलपमेंट आप लोग को नजर आएगा। इसी के साथ में बहुत बड़ा जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है STEM के बारे में। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है, जो कि आप लोग याद रखिएगा। अब ये क्या होता है, अगर इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर साइंस के बारे में बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, इंजीनियरिंग के बारे में बात की जा रही है, और मैथमेटिक्स के फील्ड में बात की जा रही है। तो ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर एक एरिया हो जाएगा, जिसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम लोग यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो ये बेसिकली STEM सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते आने वाले टाइम में काफी लार्ज स्केल पर हम लोग काम करेंगे, और हमारे देश से अगर कोई वहां पर काम करने के लिए जाता है, इंडियन ग्रेजुएट्स, ठीक है, तो यहाँ पर इस फील्ड में अगर जाते हैं तो उनको यहाँ पर बेसिकली पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाएगा। यानी कि स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे, अब उनको काम कर रहे हैं, तो उनको वहां पर वीजा मिलेगा अगर वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के फील्ड में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पढ़ाई के साथ साथ में उनको काम भी वहां पर मिलने वाला है। तो है ना अच्छा तरीका। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी कंट्री में जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप लोगों को यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, जो आगे ट्रेड भी बूस्ट होगा काफी लार्ज स्केल पर, क्योंकि दोनों कंट्री के द्वारा बोला गया है कि 40 से लेकर 45 बिलियन विद इन 5 ईयर, ये आने वाले टाइम में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये विद इन 5 ईयर जो है, इसी के साथ में ये इतना सारा आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि व्यापार बढ़ेगा, और लगभग 1 मिलियन के करीब जॉब क्रिएट होंगी इंडिया में। 1 मिलियन मतलब 10 लाख के करीब जॉब क्रिएट करने की बात इनके द्वारा की जा रही है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख जॉब होती हुई आप लोगों को नजर आएगी।
क्योंकि जब भी कोई सामान अच्छे लेवल पर खरीदा और बेचा जाता है, आप लोग खुद सोचिए, आज की डेट में आप लोगों ने घर में आम का अचार बनाने की फैक्ट्री लगा ली। अब वहां पर एक तो हो गया कि आप लोग अपनी तहसील में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर लगा यार और अच्छा अचार बना रहे हैं और मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, ऑनलाइन बेचना स्टार्ट कर दिया। अब आप लोग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए, आप लोगों को लगा वाह यार इसकी तो रेस्पॉन्स शानदार बढ़ता जा रहा है, आप लोग उसको पूरी स्टेट में प्रोवाइड कराने लगे। तो क्या हो गया, अब आप लोग जब पहले तहसील में या फिर गांव में प्रोवाइड करा रहे थे तो 4-5 लोग मिलकर काम कर रहे थे, पर लेकिन यहाँ पर तो 4-5 में काम नहीं चलेगा, अब यहाँ पर तो और ज्यादा लग जाएंगे। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर चीजें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी रहेगा और इसी के साथ में जॉब में आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलेगी और यहाँ से जॉब क्रिएट होती है अपने आप नजर आएगी। और जब व्यापार दोनों में होता है, बायलैटरल ट्रेड बोलते हैं बेसिकली, दो कंट्री के बीच में जब व्यापार होता है उसको, तो यहाँ पर गुड्स और सर्विस यानी कि सामान में भी रहेगा और सर्विसेज में भी रहेगा, तो दोनों तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। और बोला यह जा रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फिलहाल जो है 27 बिलियन पर खड़े हुए हैं। तो आने वाले टाइम पे अगर 45 से 50 बिलियन हो गया तो मोटे मोटे तौर पर बोलिए डबल हो गया। अगर इतना सारा यहाँ पर व्यापार दोनों के बीच में होगा तो सोचो कि जॉब क्रिएट होगी कि नहीं होगी। अभी यहाँ पर जो एक तरीके से ऑफिशियल जो बोल रहे हैं, अभी यहाँ पर जो ऑफिशियल बता रहे हैं, इनके जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो अगर हम लोग गुड्स और सर्विस, यानी कि गुड्स का मतलब होता है सामान, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपका अचार बोल दिया, पर सर्विस जैसे कि टीचिंग, मान लीजिए मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, उनको टीचिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ या फिर उनको गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा हूँ करियर से रिलेटेड, तो ये क्या हो गया, ये सर्विस प्रोवाइड हो गई एक तरीके से। तो वो मुझे उसके बदले में पेमेंट करेंगे और वो जो पेमेंट होगा वो हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बाहर से मैं पैसा कमा रहा हूं यहाँ पर, तो वो एक तरीका रेमिटेंस होगा, यानी कि वो हमारे देश में एक रेमिटेंस के तौर पर आएगा जो हमारी जीडीपी में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देकर जाएगा कि हम लोग बाहर से हम लोग बेसिकली कमा रहे हैं, ना कि बाहर हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है जब हम लोग बाहर से पैसा कमा कर लेकर आते हैं। तो अगर हमारी कंट्री के लोग बाहर काम करने जा रहे हैं और वो अपने देश से पैसा कमा के लेकर आए तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा माना जाता है बेसिकली। तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग आने वाले टाइम में बात की जा रही है गुड्स और सर्विसेज में, फिलहाल अगर बात करें 20 बिलियन की बात की जा रही है 2027 तक का, 35 बिलियन पर पहुंच जाएंगे 2035 तक का। और फिलहाल जो है अगर बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, बेसिकली यहाँ पर इंडिया का जो आप लोगों को देखने को मिलता है फिलहाल अभी 2021 में अभी बताई जा रही है लगभग 10% के करीब, तो गुड्स और सर्विस का आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में दोनों में मिलाकर 27 का है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में इसको बढ़ाने की बात की जा रही है कि और अच्छे लेवल पर जाएंगे, और अगर ये बढ़कर 50-45 हो जाता है तो तब बोला जा रहा है कि जॉब इतनी सारी क्रिएट हो जाएंगी। तो उसके लिए कई सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं, हवा में तो बातें की नहीं जा रही हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग चल रही होगी। तो वो प्रोग्रामिंग क्या है अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो देखिए पुरानी चीजें तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं, पर लेकिन लेटेस्ट डेटा अगर मेंशन करेंगे तो सामने वाले को पता रहेगा कि हाँ अभी नई नई चीजें आई हैं, उनके बारे में सब कुछ पता है इंसान को, ठीक है। तो इस तरीके से समझना। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगर आगे बात करेंगे तो यहाँ पर इंक्लूडेड अगर बात करें जो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें प्रोडक्ट्स के बारे में, तो इंडिया ने कई सारी चीजों को यहाँ पर क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आप लोगों को पता है हम लोग ऑलरेडी बोल रहे थे अगर ऑस्ट्रेलिया का सामान हमारे देश में आकर बेसिकली फ्लड हो जाएगा, इनके बाढ़ की तरीके से सड़कों पर पड़ा घूमेगा, ये ऑस्ट्रेलिया का वो ऑस्ट्रेलिया का, तो हमारी कंट्री का सामान कौन खरीदेगा। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे एरिया रखे जिनको हम लोग सेंसिटिव सेक्टर बोलते हैं। सेंसिटिव मतलब अगर इन एरिया में ऑस्ट्रेलिया का सामान आया तो हमारा सामान नहीं बेचा जाएगा। जैसे कि गुड्स के बारे में बात करें अगर यहाँ पर, तो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, अनाज हो गया, ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। मैक्सिमम चीजें यहाँ पर वो है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, शुगर हो गया, एप्पल हो गया, टॉयज वगैरह, आयरन ओर हो गया। हमारे देश में खुद की इतनी आयरन हो रही है कि हम लोग जापान वगैरह को बेचते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो जो ऑलरेडी हमारे देश में भर भर कर पड़ा हुआ है, अगर उसको भी हम लोग खरीदने लगेंगे तो हमारी कंट्री का कौन खरीदेगा, क्योंकि बाहर वाला सस्ता रहेगा, वो तो आराम से बेचेंगे आकर यहाँ पर। तो इस तरीके से कोशिश ये की जाती है कि अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर कम से कम मार्केट में उतारा जाए, तो इस तरीके से कि सामने वाले का कोई प्रोडक्ट अगर आ भी रहा है मार्केट में तो दोनों के बीच में कंपटीशन रहे, तो वो वाला फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आज की डेट में यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा जो हम लोग चीजें खरीद कर लेकर आते हैं तो वह है कोयला। कोयले में काफी तकड़ा वाला व्यापार होता है। लगभग ऑस्ट्रेलिया का जो हमारी कंट्री में ड्यूटी फ्री, अगर यहाँ पर 0 ड्यूटी लगेगी उस पर कोयला आएगा, तो लगभग 74% जो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट होता है इंडिया, तो उसमें आप लोग यहाँ पर ये कोयला देखने को मिलेगा। करंटली लगभग बात करें तो इसके ऊपर 2.5% की ड्यूटी लगती है। तो सोचो आने वाले टाइम में ये कोयला और लार्ज स्केल पर बढ़ने वाला है, और ड्यूटी अगर यहाँ पर बिल्कुल ही 0 कर दी जाती है तो हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा बताया भी था कि कोयला जो है वो कई सारी जो हमारी कंट्री में एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले पावर प्लांट है उसमें नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके चलते कई सारे इशू देखने को मिलते हैं। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग रहा था, बारिश की वजह से गीले हो गई थी चीजें, बंद सब चीजें वो चल रही थी, ठीक है। अब कई जगह प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, बहुत सारे इशू ऐसे देखने को मिल रहे थे। तो कोयला काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए,
और आज की डेट में भी हमारे देश में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो कोयले से ही जनरेट की जाती है, तो इसलिए कोयले को हम लोग छोड़ नहीं सकते थे। इसी के साथ में बात करें तो एलिमिनेशन की बात की जा रही है, ड्यूटी जो कि कुकिंग कॉइल होता है। ये कुकिंग कॉइल बेसिकली कुकिंग नहीं, ये है बेसिकली कुकिंग कॉइल। ये बेसिकली स्टील बनाने में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप लोग यहाँ पर उठाकर देखोगे पुराने क्वेश्चन पेपर, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए इसका मेन इस्तेमाल होता है। तो ये होता है किसके लिए, स्टील बनाने के लिए, तो ये याद रखेगा। अब जीरो एक्सिस यहां पर अगर होती है, यहां पर बोला जा रहा है यहां पर जीरो ड्यूटी एक्सिस होती है ऑस्ट्रेलिया, तो यहां पर इंक्रीज करेगा 91% ऑफ इट्स जो एक्सपोर्ट है वैल्यू आप लोगों को देखने को मिलेगी, और 70% जो इंडियन टैरिफ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे ओवर 10 ईयर। तो ये कहने का मतलब है कि आने वाले टाइम पे अगर यहाँ पर जीरो ड्यूटी लगती है तो आने वाले टाइम में दोनों कंट्री को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। चाहे आप लोग एक्सपोर्ट के बारे में बात करें चाहे इंपोर्ट के बारे में बात करें, दोनों कंट्री को फायदा दिखेगा। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी यहाँ पर आने वाले टाइम में काफी कुछ यहाँ पर बढ़ाने वाला है, और इंडिया की साइड से भी यहाँ पर टैरिफ वगैरह कम होंगे ऑस्ट्रेलिया की साइड से भी, पर लेकिन कुछ चीजें ऐसी जिनके ऊपर सेंसिटिव प्रोडक्ट का हम लोगों ने टैग लगाया है, तो इसको अच्छे लेवल पर अगर लेकर चलना है तो दोनों कंट्री को म्यूचुअली काम करना पड़ेगा। अभी यहां पर कई सारी इंपॉर्टेंट और फैक्ट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। एक क्वेश्चन पूछ ले अगर कोई यहां से आप लोगों से कि रूल ऑफ ओरिजिन क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आप लोग ये समझिए, अच्छा उदाहरण है, खासकर अगर आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को मजा आएगा सुनकर। मान लीजिए आज की डेट में हमारी कंट्री में क्रिकेट की बॉल बनाई जाती है, ठीक है, क्रिकेट की जो गेंद होती है ना, लेदर की जो बॉल होती है, वो बॉल हमारे देश में बनाई जाती है। अब पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट खेला जाता है काफी अच्छे लेवल पर, और पाकिस्तान का हमारे साथ में बेसिकली व्यापार अच्छा नहीं होता है, हम लोग एक दूसरे के साथ में सींग अड़ाए खड़े रहते हैं। अब पाकिस्तान में खेलना है उनको, और उनको गेंद चाहिए लेदर की। अब उनको अगर लेदर की गेंद चाहिए तो वो डायरेक्ट हमसे खरीदते नहीं है, क्योंकि हमारा उनका व्यापार नहीं चल रहा है। तो वो गेंद जो है पहले यूएई जाएगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाएगी, यानी कि वो गेंद जो है पहले इंडिया से जो है, अगर एक मिनट रुकिए, इंडिया से वो गेंद जो है पहले यूएई जाएगी यहाँ पर, और फिर यूएई से वो गेंद जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान आप लोग आती हुई नजर आएगी, यानी कि ऐसे घूमकर फिर यहाँ पर ऐसे आएंगे। तो ये वाला फंडा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या हो गया, पाकिस्तान ने तो यूएई से खरीदी, पर लेकिन ओरिजिन कहां का है उसका, ओरिजिन है इंडिया का। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब हम लोग व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान में बेचा जा रहा है और पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया ने खरीद लिया और ऑस्ट्रेलिया लाकर हमारे देश में बेच रहा है। तो ये इनडायरेक्ट वे में चीजें हो जाती हैं। इस तरीके से तो कल को ऑस्ट्रेलिया चाइना का माल खरीदेगा और हमारे देश में ला कर बेचना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा नहीं करना है, यानी कि जो तुम्हारे देश में ही यहाँ पर सामान बनाया जा रहा है, सामान उगाया जा रहा है, वही हमारे देश में सामान आने वाला है। इसलिए स्ट्रिक्ट रूल रहता है बेसिकली ऑफ ओरिजिन, ताकि प्रिवेंट किया जा सके कि कोई प्रोडक्ट जो है किसी और कंट्री से हमारे देश में न आ जाए। समझ में आ गया ये बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो स्ट्रिक्ट रूल ऑफ ओरिजिन के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो काम करेंगे आराम से, तो फेज मैनर में यहाँ पर प्राइस भी डिसाइड किए जाएंगे कि कैसे कैसे चीजों को लेकर चलना है। अब अभी आप लोगों ने सुना यहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड, तो मेडिसिन के बारे में अगर आप लोग बात करें तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। नॉर्मली अब तक अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारी कोई दवाई जाती थी तो काफी सारे रूल और रेगुलेशन उनको फॉलो करने पड़ते थे, और उसमें टाइम काफी ज्यादा लगता था। रूल और रेगुलेशन तो शायद ही कोई कम करेगा, क्योंकि दवाई की बात है और हेल्थ की बात है। अभी यहाँ पर कनाडा के अंदर अगर कोई दवाई जाती है तो अप्रूवल यहाँ पर कनाडा और यूरोपियन यूनियन का एक इवेल्युएशन प्रोसीजर होता है, जिसके थ्रू इंडियन की फार्मास्यूटिकल और मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज हैं उनको काउंट किया जाता है कि हमारे देश में से कोई दवाई जा रही है, भाई साहब वो खाने पीने लायक है, पता चला वैसे ही जल्दबाजी में बनाकर भेज दी, तो उसको चेक किया जाता है, तो एक टाइम लगता है। अब उसमें बात की जा रही है कि फास्टर अप्रूवल दिया जाएगा मेडिसिन को ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ताकि हमारी जो दवाइयां हैं वो प्रॉपर वे में मार्केट में उतारी जा सके। तो ये भी एक अच्छा तरीका रहेगा। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो आज इसकी डेट में लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न रहते हैं इंडियन आईटी फर्म के बारे में, ठीक है। तो यहां पर एक मुद्दा निकल कर आता है डबल टैक्सेशन, यानी कि टैक्स डबल लग रहा है किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो उसको भी यहां पर काउंट करने की कोशिश की जाएगी ताकि अच्छे से व्यापार किया जा सके दोनों कंट्री के बीच में। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली है, यानी कि चीजें जो है वो काफी लार्ज स्केल पर बूस्ट होने वाली है। तो ट्रेड बूस्ट आप लोग यहाँ पर नजर आएगा। गुड्स और सर्विसेज के अंदर यहाँ पर आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या इंपोर्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पर नजर आएगी। तो एक छोटा सा ओवरव्यू भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया, वैसे इतनी अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने यहाँ पर एक स्लाइड लगा दी है ताकि आप लोगों को कोई इश्यू देखने को न मिले। इसी के साथ में अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कुछ चीजें हैं टॉप एक्सपोर्टर यहाँ पर, ठीक है। तो टॉप 5 एक्सपोर्टर मार्केट 2014 के बाद 2013 के बारे में बात करें, ठीक है। इसी के साथ में टॉप 5 यहाँ पर अगर बात करें तो एक्सपोर्ट बेसिकली क्या क्या किए जा रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर मतलब कौन सा सामान यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से बाहर जा रहा है और कौन सा सामान ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रहा है। तो जो सामान ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रहा है अगर उसके बारे में आप लोग बात करेंगे तो उससे आप लोगों को भी यहाँ पर कई सारी चीज समझ में आ जाएगी, कहाँ कहाँ से सामान आ रहा है और कहाँ कहाँ को सामान जा रहा है, ठीक है। तो इससे बेसिकली एक अंदाजा लगेगा जिसके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा एक आर्टिकल था जिसमें आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन है यूपीएससी में 2018 में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें क्या क्या बातें की जा रही है।
बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि इनमें से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान और यूएसए, तो विच ऑफ द अबव आर द अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर ऑफ आसियान, तो आसियान के कौन से फ्री ट्रेड पार्टनर है ये आप लोग यहां पर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए में बोला गया 1 2 1 2 4 5, बी में बोला गया 3 4 5 6, सी में बोला गया 1 3 4 5 और डी में बोला गया 1 3 4 5 1 3 4 6, ठीक है। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा अगर आप लोगों से पूछा जाए, तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है इसका सी, यानी कि एक तो है 1, ठीक है, दूसरा देखने को मिलेगा 3, इसी के साथ में यहां पर 4 भी है और नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा 6, ठीक है। तो ये बेसिकली कंट्री है बेसिकली जो आप लोग यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नजर आती है, मुक्त व्यापार में। तो इसके बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन कल को बन जाए तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको रिलेटेड नहीं होना चाहिए। यूएसए नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, कभी यूएसए सोच लें, वो यूएसए नहीं है, ये जापान है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा आसियान जो कंट्री है उसके व्यापार के बारे में अगर बात करें तो चाइना देखने को मिलेगा, इसी के साथ में कोरिया, नेक्स्ट बात की जा रही है जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। तो यूएसए आप लोग यहाँ पर इसमें नहीं देखने को मिलेगा और कनाडा नहीं देखने को मिलेगा, तो कनाडा गायब हो गया और यहाँ पर यूएसए गायब हो गया। तो 1 3 4 5, ठीक है ना, तो 1 3 4 5 कौन सा हो गया, तो सी आंसर हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से बेसिकली इंडिया भी है यहाँ पर, तो आसियान के साथ में आप लोग याद रखेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सारी चीजें आप लोगों को एग्जाम में नहीं पता होती है, तो एलिमिनेशन मेथड अगर आप लोग यूज करोगे तो आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को समझ के चलना है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन मत रखना, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए माइंड में। तो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली कि क्या क्या बात है, बेसिकली किस किस मुद्दे पर हम लोग व्यापार कर रहे हैं, कौन कौन से यहाँ पर एरिया है, कैसे एरिया जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया या फिर कुछ और भी प्रोडक्ट के बारे में बातें कर ली, कहाँ कहाँ पर सामान आ रहा है और क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। तो बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, डाउट नहीं रखना माइंड में, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बात की जा रही है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के बारे में। जब भी कोई आप लोगों से यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन के बारे में बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर ये दो चीजों पर काफी इंपॉर्टेंट फोकस है इसका। एक तो है टाइम को बचाने की बात की जा रही है, जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह पे फेस रिकॉग्निशन की बात की जाती है, तो इसका मतलब ये कि वहां पर लंबी लंबी लाइन ना लगे, फटाफट इंसान जो है फेस को रिकॉग्नाइज किया जाए और आगे बढ़ता रहे कि हाँ ये इंसान सही है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये रहता है कि क्रिमिनल जो है उनको ट्रैक करने में यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो इसके चलते आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पीआईबी में भी ये कवर किया गया और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यहाँ पर कवर किया गया, तो ये साइंस एंड टेक के अंदर भी आप लोग यहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बेसिकली यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के अंदर साइंस एंड टेक के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है हमारी कंट्री में डिजी यात्रा जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, उसका पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। डिजी यात्रा मतलब डिजिटल यात्रा, यानी कि जैसे जैसे एयरपोर्ट पर कोई एंट्री कर रहा है तो सबका जो चेहरा है, सबका जो फेस है उसको यहाँ पर बेसिकली काउंट करेगा, जो यहाँ पर कैमरे के थ्रू जो सिस्टम रखा होगा, और एक तरीके से हजारों पॉइंट रहते हैं चेहरे के ऊपर जिनको ये काउंट करके चलता है और उसके बेस पर रिकॉग्नाइज करता है जो भी डेटा इसके पास में होता है कि हाँ ये वही इंसान है या फिर कोई और इंसान है, तो ये सिस्टम इसके द्वारा पूरा चेक किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलता है, जिससे कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सीमलेस एंड हैसल फ्री यहाँ पर एयरपोर्ट पर पैसेंजर आ सकेंगे और लंबी लंबी लाइनें नहीं लगेगी। आज की डेट में आप लोगों को पता होगा अगर एयरपोर्ट पर आप लोगों को जाना है तो 1 घंटे पहले लगभग आप लोगों को वहां पर पहुंचना ही पड़ता है कि वहां पर आराम से चेकिंग हो सके, सारी चीजें आराम से चल सके, तो वो लगेगा आप लोग। खासकर दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो जहां पर खासकर थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है, सोचो अगर यहाँ पर हर जगह फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगा दी जाए तो कितना आसान रहेगा चीजों को इंप्लीमेंट करना। तो अभी यही बात की जा रही है, कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, इसमें बात की जा रही है कि मार्च 2023 तक, यानी कि मार्च 2023 तक का यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आ जाएगी। आसानी से इंसान जो है वो जाएगा और अपना फेस को रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ में वहां से निकलकर आगे बढ़ जाएगा। तो ये काफी अच्छा तरीका आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इससे क्या फायदा रहेगा, इससे सीधा सीधा ये फायदा रहेगा कि अब आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा पहले भी आप लोग जाकर अपना काम करा सकते हैं, वहां पर लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। तो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। नॉर्मली जब हम लोग फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी कि सबसे पहले तो क्या करेगा, आप लोगों के चेहरे को बेसिकली क्या करेगा, कैप्चर करेगा और स्कैन करेगा। फिर यहाँ पर क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा जो फेशियल डेटा इसके पास में पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर कंपेयर करेगा जो बहुत सारा डेटा इसके पास में पड़ा हुआ है सिस्टम के कि हाँ ये जो है मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर मैच कर जाता है तो हाँ ये इंसान जो है आइडेंटिफाई करेगा और उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि सबसे पहले तो आप लोग का फोटो खींचेगा, ठीक है, खींच मेरी फोटो वाली बात आएगी, ठीक है। आप लोग का फोटो खींचने के बाद में फिर जिसके पास में फोटो पड़े हुए उनके साथ में मैच करेगा और फिर देखेगा यहाँ पर आप लोगों के फेस के साथ में उसमें से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो सही है, अगर नहीं कर रहा है तो इस इंसान को यहीं पर रोको, कुछ गलत कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात की तो ये सिस्टम यहाँ पर यूज किया जाता है।
तो ऑटोमेटिक फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम है वो वर्क करते हैं यहाँ पर, जिसके बेस पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज वगैरह वो सारा डेटाबेस यहाँ पर यूज करते हैं, मैच करता है आइडेंटिफाई करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है पैटर्न को समझने में, जिसको न्यूरल नेटवर्क भी आप लोग बोलते हैं। यानी कि जो पूरा चेहरा यहाँ पर छोटे से छोटा पॉइंट कनेक्ट किया जाता है, तो यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर कोई एक चेहरे के जो इंसान है, वो नहीं कहते डुप्लीकेट आदमी है, जो डबल है यहाँ पर कई सारे एक तरीके से जिनके फेस एक जैसे मिलते हैं, उनको भी ये पकड़ लेगा भाई साहब कि हाँ ये इंसान ये है और ये इंसान ये है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर यूज किया जाना है आने वाले टाइम में, तो काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा। अब आप लोग बोलेंगे कि फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज करें तो क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान है। तो यहां से अगर पॉइंट कोई लिखने के लिए पूछ ले तो ये काफी इंपोर्टेंट है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। 4-5 पॉइंट अगर आप लोग लिख देंगे आंसर राइटिंग में तो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, इंसान को पता चल जाएगा कि हाँ ये जानता है इंसान सारी बातें। ठीक है, हम समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बेनिफिट देखते हैं क्या क्या फायदे इसके। तो इंप्रूव करेगा आउटकम, खासकर अगर क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है किसी को तो आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, वो देश से बाहर नहीं भाग पाएगा, उसको वहीं धर दबोचेंगे और फिर उसको उठाकर उसकी खातिरदारी करेंगे जेल में ले जाकर। ठीक है, इजी आइडेंटिफाई अमंग क्राउड, मान लीजिए कैमरे लगे हुए जगह जगह, अब उस इंसान को सड़कों पर कहीं भी घूमेगा, किसी मेट्रो के अंदर एंट्री करेगा, किसी मॉल के अंदर एंट्री करेगा, एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करेगा, कहां कहां जाएगा, हर जगह इंसान को पकड़ा जा सकता है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, अगर ढंग से उसको चेक करने पर आ जाएंगे। पुलिस की जो डिपार्टमेंट है बेसिकली क्राइम इन्वेस्टिगेशन में काफी हेल्प करेगा। आज की डेट में तो दो ही चीजें होती हैं, एक तो फोन को ट्रैक करना और दूसरा जो है फेस रिकॉग्निशन करना। तो यहां से आसानी से इंसान को ट्रेस किया जा सकता है, तो ये आसान तरीका है यहाँ पर। सिविलियन को भी हेल्प करेगा वेरिफिकेशन में, ताकि अगर उनको कहीं पर जाना है तो फेक आईडी वगैरह भी ज्यादा देखने को नहीं मिले, तो फेक को भी यहां पर दूध किया जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई यहां पर अपने एक सेकंड, एक मच्छर घूम रहा था अभी आगे, मुझे लगा बोलते बोलते मुंह में ना घुसे। आजकल ना मोर्टिन भाई साहब काम ही नहीं करते हैं, मतलब इनके लिए ना ऐसा लगता है कि मिसाइल लानी पड़ेगी और मिसाइल दागनी पड़ेगी इनको। मोर्टिन लगा के 3-4 घंटे तक रूम में छोड़ दो, उसके बाद में फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा लगता है कि वाह क्या मजा आ रहा है, सुगंधित चीजें घूम रही है आसपास में। मैंने कहा ये देखो क्या ही करूं बस। आगे बात करते हैं यहाँ पर कंसर्न के बारे में। तो कंसर्न के बारे में जब आप लोग बात करेंगे तो कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, बेसिकली यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर केएस पुत्तास्वामी केस आया हमारी कंट्री में 2017 में। इस केस के द्वारा सीधी सीधी बात ये बोली गई कि भाई साहब आप लोग सारे इंसान की सारी चीजें अगर आइडेंटिफाई कर लोगे, कोई कहां घूम रहा है, कोई मॉल में जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, कोई अपनी जिंदगी को कैसे एंजॉय कर रहा है, आप तो उसकी जिंदगी में घुस गए यार, ऐसा कैसे चलेगा, तो वो देखना पड़ेगा। तो कैसे कैसे आप लोग जो सिस्टम का डेटा आप लोगों ने रख लिया है, पता चला किसी ने हैक कर कर वो इंसान को ट्रेस करने लग रहा है और उस इंसान का मर्डर हो गया आगे चलकर, तो कैसा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये डेटा कितना सिक्योर है वो समझना पड़ेगा। तो एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लॉ, हमारी कंट्री में कोई कानून नहीं है, अभी यहाँ पर बिल पड़ा हुआ है पेंडिंग में, पता नहीं कितने दिनों से, उसको पास नहीं किया है, तो उसको पास कराओ यार, उसके बाद में थोड़ी चीजें अच्छी देखने को मिलेगी। तो जस्टिस केएस पुत्तास्वामी केस में ये बातें बोली जाती हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर केस आया था केएस पुत्तास्वामी का, कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया। अब किस आर्टिकल में बना दिया ये मेरे से मत पूछना, ठीक है, ये तो कम से कम बता दो, यूपीएससी से भी क्वेश्चन पूछ लिया इसके ऊपर। चलिए जो भी है, ठीक है, क्वेश्चन मतलब जिसे जो पढ़ाता हूं ना आप लोगों को, अगर पेपर उठाकर देखोगे तो इसका मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के पैरेलल में हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्राइवेसी का इंपैक्ट, बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, नोट कंक्लूड प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट कैसे देखा जाएगा उसको, कि फेस रिकॉग्निशन को कैसे कैसे किस लेवल पर आप लोग यूज करें। ठीक है, इसके चलते ओवर पुलिसिंग हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, पर्टिकुलर इंसान को, पर्टिकुलर माइनॉरिटी को टारगेट किया जाए, क्योंकि कोई कानून ही नहीं है, किसी को भी यहाँ पर एक तरीके से मास सर्विलेंस किया जा सकता है, क्या कौन इंसान क्या कर रहा है, कौन कहां पर घूम रहा है, उसका मिस इस्तेमाल नहीं, मतलब मिस इस्तेमाल कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि एक शब्द यूज कहते हैं कि किस साल में 10th की थी 2018 में, किस साल में 12th की थी 2020। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग बोलेंगे कि 2018 बोल दिया, एक 2020 बोल दिया, तो कई बार हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो जाती है, तो वही मिक्स हो यहाँ पे हो रहा था भी। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, मास सर्विलेंस भी यहाँ पर किया जा सकता है, जो कि गलत है। अगर कानून है तो फिर कानून होना चाहिए, ताकि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको यहाँ पर सुधारा जा सके, तो उसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है। तो फेस रिकॉग्निशन जो है यहाँ पर, ये मैंने भी आप लोगों को बता ही दिया कि इस तरीके से पूरा यहाँ पर सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये अभी हमारी कंट्री में फिर से यूज किया जा रहा है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको बेसिकली देख सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम था, आई होप कि आप लोगों की माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहां कंफ्यूजन होगा उसको दूर कर आगे बढ़ना है, क्योंकि कंफ्यूजन लेकर भी अगर जाओगे तो फिर क्या ही पढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ो, ये कंफ्यूजन नहीं छोड़कर जाओ। ठीक है, ये एक छोटी सी न्यूज है यहाँ पर जो कि पीआईबी में कवर की गई। यहाँ पर 12th एडिशन अभी देखने को मिला, 7th डे कल्चर के बारे में बात की जा रही है, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का। ठीक है, तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, तो ये भी कंक्लूड कहां पर हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ये बेसिकली हैदराबाद में आप लोगों को देखने को मिला।
फोकस क्या है, बेसिकली प्रोपोगेट करना और प्रिजर्व करना जो भी हमारी कल्चर और हेरिटेज है उनको, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। तो ये कुछ बातें यहाँ पर बोली गई हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा भी। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है, पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके द्वारा 2015 से इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो इसमें काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। 7 जोनल जो भी कल्चर सेंटर हमारे देश में, वो सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। अब की बार का जो एडिशन था, संस्कृत संस्करण था, वो कौन से नंबर का था, तो याद रखिएगा ये 12वें नंबर का संस्करण आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 12वें नंबर का संस्करण था यहाँ पर ये, और इसमें 3 सी पर फोकस किया गया, कल्चर, क्राफ्ट और कुजीन। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कल्चर क्या है, क्या क्या क्राफ्ट है और क्या क्या कुजीन है हमारे देश में, उन सब चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया। तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जो कल्चर डाइवर्सिटी है हमारे देश के अंदर में, उसको बेसिकली समझने के लिए। तो इसके चलते आप लोग याद रखिएगा, फेस्टिवल जो है वो काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बातें करता है, उनका डांस, म्यूजिक, कुजीन, कल्चर वगैरह वो भी यहाँ पर बताता है, ताकि हम लोग समझ सके। ठीक है, तो इसके चलते हम लोग अपने देश में, आप लोगों ने देखा होगा, खाने जो है, कपड़े जो है, रहन सहन जो है लोगों का चेंज हो जाता है अगर जरा सी देर में आप लोग कहीं पर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएंगे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत को अगर हम लोग को कनेक्ट करके रखना है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि हम लोग एक दूसरे की कल्चर को जाने, समझें और उसको सपोर्ट करें, तो तब यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसी के ऊपर यहाँ पर फोकस देने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है यहाँ पर एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि हम लोग एक दूसरे की कल्चर के बारे में बेसिकली समझ रहे हैं, लोगों के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश करता है और एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ रहे हैं। मैंने आप लोगों को बोला भी था यहाँ पर, अगर आज की डेट में आप लोग चाहते हैं कुछ लैंग्वेज सीखना, तो उसके लिए भी प्रॉपर गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें यहाँ पर लैंग्वेज के साथ में सेल्फी की भी मैंने आप लोगों से बातें की थी। ठीक है, याद आ रहा है वो आर्टिकल? याद तो आएगा ही, पढ़ाया था ना। अगर नहीं याद आ रहा तो इसका मतलब फिर क्या थे, सो रहे थे क्या लेक्चर में? ऐसे नहीं करना भैया पढ़ाया जाए तो उसको पढ़ा करो चीजों को। ठीक है, विजन के बारे में अगर बात करें तो बात की जाती है कि कैसे हम लोग को सेलिब्रेट करना है चीजों को, और कल्चर को कैसे बेसिकली आगे लेकर चलना है, कैसे चीजों में बैलेंस बनाना है, कैसे अपने देश की जो ग्लोरी है उसको सबके सामने लेकर आना है, हमारे फेस्टिवल, पेंटिंग, कल्चर, स्कल्पचर, उनको कैसे हम लोग को सहज कर रखना है, और कैसे आज के दिन में हम लोग को सबको जोड़ कर रखना है। यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मुद्दा है उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है। तो कल को पूछ ले यहाँ पर राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के बारे में, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। तो ये अभी कहां पर देखने को मिला, ये हैदराबाद में इसका समापन किया गया। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर कुछ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अभी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज अभी देखने को मिल रही है कि रसिया के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वॉर क्राइम का, यानी कि रसिया के द्वारा यहाँ पर रसिया को ये बोला जा रहा है कि रसिया ने वॉर क्राइम कर दिया, यानी कि रसिया को यहाँ पर सजा सुनाई दे, जो भी उसके द्वारा हरकतें की जा रही है वो वॉर क्राइम की कैटेगरी में यहाँ पर उनको रखा जा रहा है। तो उसके चलते काफी ज्यादा यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे लेवल पर अंडरस्टैंड यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर वॉर क्राइम के बारे में बात करूंगा आप लोगों से। जर्मनी, फ्रांस और कई सारी कंट्री ने एक्यूज किया है रसिया को कि रसिया ने जो यहाँ पर एक टाउन था जिसका नाम था बूचा, तो यहाँ पर आउटसाइड बेसिकली यूक्रेन कैपिटल कीव, तो यहाँ पर अभी काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली। रसिया के द्वारा हालांकि डिनाई किया गया इस तरीके से कि वो सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहा है, पर लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर बताया जा रहा है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यानी कि रसिया अब तक ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उसने यूक्रेन के ऊपर लड़ाई छेड़ रखी है, वो हमेशा ये बोल रहा है कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। जो भी रसिया के अंदर यहाँ पर बेसिकली मतलब जो भी रसिया के खिलाफ यहाँ पर कुछ हरकतें कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। जैसे हमारे देश में अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक का आप लोगों ने सब सुना था ना, तो ये एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक बोला जा रहा है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बोले जा रहे हैं यहाँ पर रसिया के द्वारा यूक्रेन के अंदर में। तो यहाँ पर लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब अगर ये ऑपरेशन जो आप लोग यहाँ पर बेसिकली ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, तो फिर ये बता दो कि भाई साहब क्राइम क्या होता है, मतलब कि रियलिटी में मतलब कब आप लोग बोलोगे कि हाँ ये गलत चीज हो गई है अगर ये स्पेशल है, तो इसका मतलब तो ये हो गया जब सबको आप लोग खत्म ही कर दोगे, जब बोलोगे वॉर हो गई है। तो यानी कि एक तरीके से दोनों में काफी कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि रसिया जो है उसको अलग तरीके से देख रहा है और लोग जो है उसको अलग तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझिएगा। तो यानी कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये कि दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस आप लोग यहाँ पर नजर आएगा स्टेटमेंट के बीच में। तो अगर वॉर क्राइम के बारे में बात करें तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। जैसे बात करें कि हाउ इज ए वॉर क्राइम डिफाइंड, यानी कि कैसे डिफाइन किया जाता है वॉर क्राइम की, ये वॉर क्राइम हो गया है, यानी कि वॉर के टाइम पर कुछ क्राइम कर दिया है, एक तरीके से नरसंहार कर दिया है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है जो कि हेग के अंदर में है वो डिफाइन करता है वॉर क्राइम को एक ग्रेव ब्रीच। ठीक है, तो यानी काफी बुरी कंडीशन हो गई जिसमें कानून को ब्रीच कर दिया गया। तो इसके चलते वो पोस्ट वॉर जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर है 2 जनेवा जो कन्वेंशन है उसके एग्रीमेंट के हिसाब से इनके द्वारा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ है उनको फॉलो करने की बात की गई थी वॉर टाइम पर।
देखिए नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए कहीं पर लड़ाई हो रही है, अब वहां पर हॉस्पिटल के ऊपर जाकर बॉम्ब गिरा देना, तो ये कोई सही बात थोड़ी ना होगी। अगर बॉम्ब गिरानी ही है तो मिलिट्री के कैंप पर गिराओ, यहाँ पर हॉस्पिटल के ऊपर जाकर बॉम्ब गिरा देना, वृद्ध आश्रम के ऊपर जाकर बॉम्ब गिरा देना, स्कूल के ऊपर जाकर बॉम्ब गिरा देना, तो ये सही नहीं होता है। तो एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चीजों को रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर जो सिविलियन है उनको बेसिकली अटैक नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा, यानी कि डेलिबरेटली टारगेटिंग द सिविलियन अटैकिंग द लेजिटिमेट मिलिट्री, जो टारगेट वे सिविलियन, जो कैजुअलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, तो उसके ऊपर फोकस आप लोगों को देना है। ये सार के द्वारा रेक्टिफाई किया गया था यहाँ पर जेनेवा कन्वेंशन, ये 1954, और रशिया ने 2019 में रिवोक किया था, इसको रिकॉग्नाइज किया बेसिकली कि वन ऑफ द प्रोटोकॉल, बट आज की डेट में भी ये यहाँ पर आज के डेट में रिमेन है सिग्नेटरी रेस्ट ऑफ द एग्रीमेंट। यहाँ पर अगर बात करें तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि बेसिकली लड़ाई होती तो है कि हाँ दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, पर उसमें भी गरिमा रहती है, यानी कि बदतमीजी की पराकाष्ठा पार नहीं की जाती है, वहां पर भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर अगर किसी ने ऐसी हरकतें कर दी है कि उसका प्रूफ मिल गया है तो आईसीसी जो है वो इश्यू कर सकता है अरेस्ट वारंट भी बेसिकली एक इंसान के खिलाफ जो यहाँ पर ये सारी स्टेप उठा रहा है, अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड मिल जाए उनको कि हाँ ये इनके द्वारा किया गया है, यानी कि अगर उनको पता चले कि इस इंसान ने काम किया तो इवन उसको जो गिल्टी पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन तक ले जा सकते हैं, उसको अरेस्ट करने तक की भी ऑर्डर यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो पर लेकिन उसको यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि इसके द्वारा यहाँ पर ये किया गया क्या। तो इसके चलते अगेन एंड अगेन यहाँ पर जब ऐसी चीज देखने को मिलती है तो कई बार ऐसे इश्यूज निकल कर आते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, वो यहाँ पर इस तरीके की चीजों को यहाँ पर लेकर चलता है कि वॉर क्राइम यहाँ पर इस तरीके से हो रहे हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और ये ऐसी चीजें होती हैं देखिए जिससे कि यहाँ पर सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि कई बार यहाँ पर कई सारे लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग को उस टाइम पर चीजें समझनी होती है कि अच्छा ये चीजें कहां से निकल कर आ रही है, ये उसका पैटर्न आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोड ऑफ जस्टिस है, अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो क्रिमिनल कोर्ट है अगर उसके बारे में बात करें तो याद रखिएगा ये काफी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इंग्लिश और फ्रेंच दो लैंग्वेज यूज करते हैं, ऑफिशियल जो 6 लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। मेंबर 123 है यहाँ पर, इसके साथ में प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया। बेसिकली ये जो बनाया गया था द रोम स्टेट्यूट के थ्रू यहाँ पर बनाया गया था, यानी एक कानून जो बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर ट्रीटी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वर्ल्ड का ये, जिसके बारे में बात करेगा इंडिया, ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ठीक है। इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू रोम स्टैट्यूट अलोंग विद यूएसए और चाइना, यानी कि अगर कल को कुछ हरकतें होती है यहाँ पर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया के खिलाफ यहाँ पर चीजें नहीं हुई, क्योंकि इंडिया इसका पार्ट है नहीं। इंडिया बोलता है हमारा सुप्रीम कोर्ट काफी है भाई साहब, हम लोग उसी में काम निपटा लेंगे, तुम्हारी हम लोग को जरूरत ही नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इंडिया जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं जिसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्या इसके पहले कोई इंसिडेंट देखने को मिले हैं? जी हाँ, इसके इंसिडेंट देखने को मिले हैं 2012 में। यहाँ पर रटना नहीं है, बस हल्का सा याद रख लीजिए कि हाँ ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला है जिनोसाइड का, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा यहाँ पर स्टेप उठाए गए, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो युगांडा के अंदर भी यहाँ पर इंसिडेंट निकल कर आए, जिसके खिलाफ यहाँ पर चीजें की गई कि अरेस्ट वारंट भी यहाँ पर इशू किया गया। यूनाइटेड नेशन 1993 में क्रिएट किया गया सेपरेट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, जो कि यहाँ पर इस तरह की चीजों को देखेगा, ठीक है। फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया के अंदर जो देखने को मिली थी ना, उसके चलते बाल्कन जो वॉर हुई थी, तो उसमें यहाँ पर बात की जा रही है। तो 161 इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिले और सेंटेंस किया गया था 90 इंडिविजुअल को। फिर आगे चलकर यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल जो ट्रिब्यूनल है रवांडा के लिए यहाँ पर देखने को मिला, उसमें जिनोसाइड की बातें यहाँ पर निकल कर आ गई 1994 में। तो 39 जो यहाँ पर इट इंडिकेट 93 पीपल और सेंटेंस 62, तो यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। बाल्कन वॉर जो है ये कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे बाल्कन स्टेट्स के, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ये मैप में नजर आ रही है चीजें, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिकली आप लोग देखिए, मैप जब होता है ना, अगर आप लोग एक बार को मैप को ढंग से समझ लोगे तो फिर आप लोग कोई इशू देखने को मिलेगा। तो 4 बाल्कन स्टेट जो है ओटोमन एम्पायर हुआ करता पुराने टाइम पर, आज के दिन तो ये मैप ही आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। पुराने टाइम पर ये पुराने टाइम का मैप है जहां पर आप लोगों को ये चीज देखने को मिलती थी, यानी कि 1912 1913 में बेसिकली बात की जा रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो बाल्कन वार थी यहाँ पर, तो 4 बाल्कन स्टेट जो थे वो बेसिकली डिफीट किए गए थे द ओटोमन एम्पायर इन फर्स्ट बाल्कन वार। सेकंड बाल्कन वार जो हुई थी बुल्गारिया अगेंस्ट द ऑल जो ओरिजिनल जो यहाँ पर एक तरीके से फर्स्ट वॉर के थे उनके, और फेस किया गया था अटैक रोमानिया फ्रॉम द नॉर्थ। यानी कि एक तरीके से इसके बारे में ये 2 बाल्कन वार के बारे में आप लोग याद रखेगा। और यहाँ पर भी वॉर क्राइम काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली थी, जहां पर यहाँ पर एक तरीके से ये जो वॉर क्राइम वाला जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, मतलब यहाँ पर भी इसको यूज किया गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो उस टाइम पर भी यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है सारी बातें जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा। और खासकर अगर बात करें यहाँ पर देखिए, अभी अगर रसिया के खिलाफ यहाँ पर ये होता है
तो ये एक अलग ही तरीके का सिचुएशन देखने को मिल सकती है जिसको फोर्स किया जा रहा है कि हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए यहाँ पर। तो कौन फोर्स कर रहा है? जर्मनी, फ्रांस और अदर कंट्री जो है वो चाहते हैं कि रशिया के खिलाफ ऐसा कुछ एक्शन यहाँ पर देखने को मिले। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा कुछ होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? अगर आप लोगों से पूछा जाए आप लोग इसके बारे में क्या बोलोगे? आप लोग अपनी राय बताइए, ठीक है। तो ये था यहाँ पर कंप्लीट आर्टिकल, जो कि आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कई सारी चीजों के बारे में। तो करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेक्स रिजर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कई सारे इकोनॉमिक टर्म जो है वो आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा, एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जब से यहाँ पर यूक्रेन का इन्वेजन किया जा रहा है रशिया के द्वारा, ठीक है, तब से लेकर यहाँ पर आप लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। एक तो फ्लक्चुएशन रहता है एक्सचेंज रेट के अंदर में, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिलता है। तो इसके चलते कई सारी चीजें नजर आएंगी। ये तो ऐसी चीजें हैं जो कि ऊपर नीचे होती रहती हैं, इनको आप लोग ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, जो कि आप लोगों को याद रखनी है। जैसे एक शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, ठीक है। इसी के साथ में फॉरेक्स रिजर्व के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इसी के साथ में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को यहाँ से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और करंट अकाउंट केयर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये टर्म है जो कि आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है यहाँ पर? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक तरीके से इंटरनेशनल पेमेंट, और इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जहां पर बीओपी भी आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो एक तरीका यहाँ पर ये कंट्री का डिफरेंस है बिटवीन ऑल मनी फ्लोइंग इन कंट्री इन पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि जैसे एक साल की बात कर ले, यानी देश के अंदर जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है, तो उसमें बेसिकली एक बैलेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों को नजर आता है, ठीक है। या तो आप लोग क्वार्टर की बात कर सकते हैं, क्वार्टर में या फिर एक ईयर में, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। जैसे मैं बोलता हूं जीडीपी की डेफिनेशन बताओ, जिसको आप लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हो, तो यहां पर यह है कि एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के अंदर, जैसे कि एक साल के अंदर एक देश के अंदर में कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए गए, उसको उस कंट्री की जीडीपी बोलते हैं। तो ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट यहां पर हो गया कि एक साल के अंदर में या फिर एक क्वार्टर के अंदर में जो भी यहां पर ऑल मनी फ्लोइंग इनटू द कंट्री इन ए पर्टिकुलर पीरियड, और इसी के टाइम पर जो अगर बात करें तो आउटसाइड ऑफ द कंट्री जो पैसा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें बात करें तो ये इसके बीच में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा डिफरेंस, वो बेसिकली वो उसके बारे में बात की जा रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। फॉरेक्स जो रिजर्व है यहाँ पर हमारी कंट्री में, जो बेसिकली आज के दिन में कितना माल रखा हुआ है बाहर का, अगर बात करें सिर्फ फॉरेन करेंसीज होगी, यूएसए हो गया, उसका डॉलर हो गया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं सारी। गोल्ड रिजर्व कितना है, आईएमएफ के स्पेशल ड्रॉइंग राइट कितने हैं, और कितना रिजर्व पोजीशन है आईएमएफ की। तो ये चार चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर ये फॉरेक्स रिजर्व के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि फॉरेक्स रिजर्व में हमारा कहाँ क्या क्या माल रखा रहता है, तो इसके बारे में समझना है आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों को करंट अकाउंट और इसी के साथ में कैपिटल अकाउंट देखने को मिलेंगे। करंट अकाउंट को अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, तो आप लोगों ने सुना है ना, सेविंग अकाउंट में बकायदा पैसा आप लोगों का पड़ा रहता है, वहां पर आप लोगों को प्रॉपर एक इंटरेस्ट मिलता है, आप लोग पैसा कमा सकते हैं सेविंग अकाउंट में पैसा रखकर। पर करंट अकाउंट पर आप लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसका मतलब ये हो गया काफी ज्यादा पैसा निकाला और डाला जाता है करंट अकाउंट में, तो इसका मतलब वहां पर आप लोगों को इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रेड इन गुड्स अगर बात करें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पर जिसको आप लोग देख सकते हैं, यानी कि नेट विजिबल है। अगर यहाँ पर ट्रेड इन गुड्स हो रहा है तो विजिबल है, सामान ला रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रेड इन सर्विसेज जिसको आप लोग देख नहीं पाएंगे, इनविजिबल है, ठीक है। नॉन फैक्टर अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली नॉन फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज, देखिए बैंकिंग वगैरह हो गई, ये सारी चीजें जिसके बारे में सॉफ्टवेयर वगैरह बेचना खरीदना हो गया, वो सारी चीजें, ठीक है। प्राइवेट ट्रांसफर हो गया, पेमेंट नेट ट्रांसफर की बात की जाती है, ठीक है, जैसे गिफ्ट हो गया, रेमिटेंस हो गया, वो सब चीज देखने को मिलेगी। ऑफिशियल ट्रांसफर हो गया, ऑफिशियल जो ट्रांसफर पेमेंट हो गया, इसी तरीके से कोई गिफ्ट वगैरह, ये रेमिटेंस वगैरह, ग्रांट्स वगैरह जो दिए जाते हैं, तो ये सारी करंट अकाउंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां पर अगर बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर में, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आ गया, एफआईआई आ गया, एक्सटर्नल असिस्टेंस कोई मिल रहा है, जैसे श्रीलंका को अभी हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कमर्शियल बोरिंग कोई हो रही है, आईएमएफ के थ्रू कुछ आ रहा है यहाँ पर, तो ये सारी जो चीजें होंगी आप लोगों को यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट के अंदर देखने को मिलेगी। नॉर्मली ये जो चीजें होती हैं ये आप लोग यहाँ पर नजर आएंगी, बाहर से हमारी कंट्री में जो पैसा नॉर्मली इनफ्लो में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि करंट अकाउंट और जो कैपिटल अकाउंट है, अगर बात करें इसके बीच में एक बैलेंस आप लोग को बनाना यहाँ पर पड़ता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों कंपोनेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। करंट अकाउंट जो मेजर होता है वो फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट इनटू द, एक तरीके इनटू और या फिर आउट ऑफ द कंट्री, तो यानी कि करंट अकाउंट का मतलब हो गया जो देश के अंदर आ रहा है और जो देश से बाहर जा रहा है, तो ये हो गया। अब डेफिसिट कैसे हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो कंट्री में अगर डेफिसिट हो गया इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो गुड्स एंड सर्विस वी इंपोर्ट एक्सीड, यानी कि डेफिसिट का मतलब ये हो गया कि जो भी सामान हम लोग खरीद रहे हैं वो ज्यादा है और जो बेच रहे हैं वो कम है, तो डेफिसिट का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है। तो
तो इसका मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि हम लोग बाहर से सामान जब ज्यादा ले लेते हैं और बेचते कम है तो फिर यहाँ पर डेफिशिट आ जाता है, तो ये वाला फिर डेफिशिट में इंक्लूड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये समझिएगा इसके चलते। तो करंट अकाउंट जो है उसमें नेट इनकम इंक्लूडेड, इंटरेस्ट यहाँ पर इस के साथ में डिविडेंड्स हो गए, ट्रांसफर, ये फॉरेन ऐड हो गया, तो ये सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। अगर करंट अकाउंट के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो ट्रेड गैप के बारे में बात की जा रही है, जो भी मैंने बताया अभी यहाँ पर कि पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, बेचा खरीदा जा रहा है, नेट जो यहाँ पर करंट जो ट्रांसफर हो रहा है और नेट इनकम जो अब्रोड, ठीक है। तो ये सारी चीजें काउंट करते हैं यहाँ पर। ट्रेड गैप का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो ये सारी चीजें निकल कर आती है। यही मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा अभी वहां पर, जिसके बारे में आप लोगों को आंसर बताना है। तो यानी कि देखिए सीधा सीधा जब डेफिशिट का मतलब पूछ ले तो इसका मतलब ये है कि आमदनी 98, खर्च रुपया, ये तो यहाँ पर डेफिशिट हो गया। पर लेकिन अगर बात करें हम लोग सामान जितना खरीद रहे हैं, खरीद ज्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये वाला डेफिशिट आप लोगों का फिर यहाँ पर ट्रेड डेफिशिट की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अगर पैसे में आ जाए तो फिर यहाँ पर एक तरीके से करंट अकाउंट डेफिशिट में आप लोग यहाँ पर ये काउंट होने लगेंगी चीजें। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको ज्यादा रटना नहीं है ऐसा बिल्कुल कि पता नहीं क्या बोल दिया। तो बेसिक सी डेफिनेशन है, अगर माइंड में क्लियर रहेगी तो कोई भी डाउट जो है वो आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको माइंड में क्रिस्टल क्लियर आप लोग को रखना है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ और छोटी छोटी न्यूज अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, जिसके चलते आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज आ रही है, भारत सरकार के द्वारा अभी 2022-23 के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापना की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर। तो इसके चलते डिजिटल यूनिवर्सिटी अगर बनाई जाती है तो काफी बड़ा फायदा देश के अंदर देखने को मिलेगा। आखिर क्या क्या इसके अंदर समझ लेते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेस करेगी स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री फॉर द वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन, जिसके चलते यहाँ पर आज के दिन में हम लोग काफी अच्छे लेवल पर एक एजुकेशन डोर स्टेप पर, यानी घर बैठे बैठे आप लोग एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज में देखने को मिलेगी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर यहाँ पर आप लोग को चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये जो फॉलो किया जाएगा हब एंड स्पोक मॉडल फॉलो किया जाएगा। मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूं आप लोगों को सबको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जो भी यहाँ पर ये लेक्चर देख रहे हैं। अब पता चला आप लोगों ने यहाँ पर चीजें पढ़ ली, अब आप लोग यहाँ से चीजें पढ़ पढ़कर किसी और को आप लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप लोग इस तरीके से चीजों को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये चीजें क्या हो गई, ये बेसिकली हब निकलकर कहां से आ रहा है, ये सारी यहाँ से निकल कर आ रही है और पहुंच सब तक रही है। तो इस तरीके से पैटर्न आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा हब एंड स्पोक का, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसमें यहाँ पर बात की जाएगी काफी अच्छे लेवल पर, यहाँ पर बेसिकली काफी शानदार तरीके से जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को और एक्सपर्टीज को यूज किया जाएगा। पब्लिक यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जो है वो एक तरीके से कोलैबोरेट करेंगे हब एंड स्पोक मॉडल में, और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो कंसल्ट कर रहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साथ में, यानी कि हमारी कंट्री में जो इंप्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ट्रेड, जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ में, और कई सारे और भी स्टेक होल्डर रहेंगे जो कि डिजिटली यहाँ पर काम कर पाएंगे, उनके साथ में मिलकर हम लोग काम करने वाले हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट काफी बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग गांव तक दूर दराज वाले एरिया में हम लोग आज के में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहे हैं पंचायत के अंदर में, ठीक है। तो लगभग 2.5 लाख पंचायत के अंदर में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो बिछा रहे हैं ताकि ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया जा सके। और यहाँ पर बेसिकली स्वयं प्रभा जो डीटीएच चैनल है उसके थ्रू भी हम लोग काम करें, और इस तरीके पोर्टल यानी कि वेबसाइट भी बनाई जा रही है जिसके थ्रू यहाँ पर काम किया जा सके। तो डिजिटली हम लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर हब एंड स्पोक की वजह से, और इसमें यहाँ पर भारत नेट भी काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ तक। आइए अब देखता हूँ क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं, एक एक कर क्वेश्चन के आंसर दीजिए, देखता हूँ कौन आंसर देता है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर इंडियन फॉरेक्स जो रिजर्व है उसके बारे में मैंने बात की, तो क्या क्या चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। तो बात की जा रही है फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व के बारे में बात की जा रही है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट या रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ, ठीक है। तो क्या आंसर सही है, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। अभी मैंने आप लोग काफी डिटेल में पढ़ाया, आंसर बताइए वीडियो को पॉज करके एक बार। आंसर हो गया यहाँ पर डी, काफी डिटेल में मैंने आप लोग को बताया ये सारी चीजें, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कौन सा करेक्ट है यहाँ पर, तो करंट अकाउंट इक्वल टू ट्रेड गैप प्लस नेट जो करंट ट्रांसफर, इसी के साथ में नेट इनकम अब्रोड। करंट अकाउंट इक्वल टू ट्रेड गैप माइनस हो गया, तो इस तरीके से है। चलिए इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसका आंसर ए ही है, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पर फॉर्मूला पूरा बताया था आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए तो पता होना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बन जाएगा। बात की जा रही है इंटरनेशनल जो यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ पर इंटरनेशनल जो एक तरीके से ट्रिब्यूनल हेडक्वार्टर आप लोगों को हैग में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें गवर्न किया जाता है इंटरनेशनल जो ट्रीटी जिसको रोम स्टैट्यूट आप लोग बोलते हैं, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता है, अभी मैंने क्या बताया, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है क्या, इंडिया इसका मेंबर ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इसका ही हो गया। तो डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर ही आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। इनके मिनिस्टर कौन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताना है। बताइए सही आंसर क्या है? एक पोज कर लेना वीडियो को, उसके बाद में आंसर देना। सही आंसर यहाँ पर सी। काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया अभी आप लोगों से। कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो बताएगा, उसको फिर दूर किया जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर था, रिसेंटली इंडिया के द्वारा साइन किया गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई या फिर यूके। तो कौन सा आंसर सही यहाँ पर? तो आंसर है बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ये भी मैंने आप लोगों से काफी डिटेल में अभी यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर शॉर्ट न्यूज भी हो गई। यहाँ पर आप लोग देखते हैं सारे क्वेश्चन बेसिकली डिटेल में आप लोगों को मैंने पढ़ाए हैं, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है या फिर आप लोगों को पहले वाला बेटर लग रहा है? तो बताइएगा क्या क्या आप लोगों की क्या क्या दिक्कतें परेशानी है। तो क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? इंपोर्टेंट डे भी हम लोगों ने डिस्कस किया बाकायदा थीम के साथ में। यहाँ पर आप लोगों को जो इकोनॉमिक टर्म्स है मैंने वो भी बताई यहाँ पर कुछ, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब चीजें, फॉरेक्स रिजर्व, इसी के साथ में ये सारी चीजें। फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, ये आप लोग याद रखेगा। आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के बारे में डिटेल में पढ़ाया। कोई डाउट अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बारे में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने एक एक बात आप लोगों को यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर बताई है, ठीक है। अब आप लोगों को इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर करा दिया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वॉर क्राइम के बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने बातें की, क्या क्या मुद्दा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस का क्या रोल है यहाँ पर, वो आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने बातें की, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, किसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये बेसिकली डिजिटल यूनिवर्सिटीज के बारे में हब एंड स्पोक मेथड हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा लेक्चर, बाकी आप लोग बता सकते हैं और कोई चेंज चाहते हैं तो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।